नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। राजन, सृष्टि, रंजना, गुंजन, पल्लवी, दीपाली, श्यामा, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, उन सभी को भी मेरी तरफ से राम राम जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ। और आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी? मैम, हम पढ़ रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन। हम पढ़ रहे हैं रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, हम ये पढ़ रहे हैं। और इस क्रांतिकारी आंदोलन में आज हमें आपको पढ़ाना है कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण, और ये आपको हमें पढ़ाना है। और इसकी डेट थी 1914। कामागाटा मारू प्रकरण। अब सबसे पहला प्रश्न मैम, हमारे दिमाग में एक ही आता है कि कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू बेटा जी, ये था एक जहाज। ये एक जहाज था और इसी जहाज को लेकर यहां पर अब हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये क्या था। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है कि पूछा जाता है, ये आपसे यहां पे पूछा जाता है। थैंक यू आर्यन, थैंक यू। तो अब देखो क्या हुआ था, देखो मैं आपको बताती हूं। अब ये तो पता चल गया कामागाटा मारू क्या है, एक जहाज है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो बेटा जी, आपको पता है एक देश है कनाडा। तो जो कनाडा सरकार है, इस कनाडा सरकार ने क्या किया? इस कनाडा सरकार ने मैम एक कानून बनाया, एक कानून बनाया। और कानून क्या बनाया था? ध्यान से सुनना, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। इसने कानून बनाया कि भैया जो भारतीय भारत से सीधा कनाडा आएंगे, जो भारतीय भारत से सीधा कनाडा आएंगे, उन्हें ही कनाडा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उन्हें ही कनाडा में क्या दी जाएगी? उन्हें ही कनाडा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ये इसने यहां पर लॉ बनाया कनाडा की सरकार ने कि भाई अगर आप भारतीय हो और डायरेक्टली भारत से आए हो तब तो आपकी एंट्री है, लेकिन अगर आप भारतीय हो उसके बावजूद भी, अगर आप भारतीय हो लेकिन आप किसी और देश में रह रहे हो और उस देश से आप कनाडा आ रहे हो, तो हम आपको एंट्री नहीं देंगे। आना है तो उन्हीं को केवल हम आने देंगे जो भारत से सीधा आपके आ रहे हैं कनाडा में। ऐसा नहीं कि कल तुम जापान में थे, अब जापान से तुम सोचो मैं तो भारतीय हूं, कनाडा निकल पड़ता हूं। नहीं, कनाडा सरकार ने क्या बोला? ऐसा नहीं होगा। और ये कनाडा सरकार ने कानून बना दिया। लेकिन हुआ क्या? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसे हम पढ़ते हैं इतिहास में। तो यहां पे क्या हुआ प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। 1913 की बात है। 1913 में, ध्यान से सुनना, 1913 में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों को जो सीधे भारत से नहीं आए थे, जो सीधे भारत से नहीं आए थे, कनाडा में प्रवेश की अनुमति दे दी। कनाडा में क्या दे दी? प्रवेश की अनुमति। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? यहां पर कनाडा की सरकार के खिलाफ यहां पे काम कर दिया।
अनुमति दे दी। अब जैसे ही ये बात पता चली, एक व्यक्ति हैं गुरुदत्त सिंह जी, उनको पता चला अच्छा ऐसा हो गया, मतलब कनाडा की सरकार ने अपना कानून बदल दिया, तो वो एक जहाज लेंगे जिसे आप कह रहे हो कामागाटा मारू जहाज, और उस जहाज में यात्रियों को बिठाएंगे और कहेंगे चलो भाई हम भी कनाडा चलते हैं, क्योंकि अब तो परमिशन मिलने लगी है वहां पर। अब जरूरी नहीं है कि हम भारत से आए तभी हमें परमिशन दी जाएगी। तो यहां पे प्यारे बच्चे, जब ये कानून के बारे में पता चला कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका परिणाम क्या हुआ। तो इसके परिणाम स्वरूप सिंगापुर, किस जगह की बात कर रहे हैं हम, सिंगापुर, परिणाम स्वरूप सिंगापुर के गुरुदत्त सिंह जी ने, सिंगापुर के गुरुदत्त सिंह जी ने कामागाटा मारू जहाज, कामागाटा मारू जहाज किराए पर लिया, किराए पर लिया और 376 यात्रियों, कितने यात्री हैं, 376, और 376 यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर की ओर निकल पड़े, वैंकूवर की ओर निकल पड़े। वैंकूवर कहां पड़ता है, कनाडा की सीमा ही है बेटा, कि हम कनाडा चलेंगे। अब ये निकल तो पड़े, लेकिन इनके निकलने के बाद ही ये पता चला कि भाई यहां पर आपके जो गुरुदत्त सिंह जी निकले जल्दबाजी में, अब वो निकल तो गए, लेकिन यहां पे हुआ क्या, इधर कनाडा सरकार ने उस कानून को रद्द कर दिया, उस कानून को रद्द कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया, जिसके तहत 35 भारतीयों ने कनाडा में प्रवेश किया था, 35 भारतीयों ने कनाडा में प्रवेश किया था। कहा कि यह गलत है, और हम पहले ही मना कर चुके थे कि ऐसे भारतीय यहां पर नहीं आ सकते। कनाडा में प्रवेश किया था, तो यह कानून ही खत्म कर दिया कनाडा की सरकार ने, ना भैया निकलो यहां से। अब यह बात गुरुदत्त सिंह जी को तो पता नहीं है, वो तो भैया निकल चुके हैं। अब यहां पे ये आपके कानून रद्द हो गया। अब ये जो जहाज था, ये जो कामागाटा मारू जहाज है, ये 23 मई 1914 को वैंकूवर की सीमा पे पहुंच गया था, कनाडा की सीमा पे पहुंचा। अब जैसे ही सीमा पे पहुंचा, तुरंत कनाडाई पुलिस ने इन्हें घेर लिया, और घेरने के बाद कहा कि जहाज वापस लेकर जाओ, परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, आप यहां पे ध्यान रखोगे। अभी देखो, अब एक बच्चे का कमेंट तुम्हें पढ़ के दिखाऊंगी, मुझे बड़ा प्यारा सा कमेंट लगा है उनका। अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो मेरी तारीफ कर रहे हैं या मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। कह रहे हैं मैम आप झूठ बोलते हैं कि यूपी के हिसाब से पढ़ा रही हूं, आपका पढ़ाया हुआ तो एसएससी सीपीओ में आया था। थैंक यू। ऋषभ कह रहे हैं, ऋषभ बेटा इतिहास थोड़ी बदल जाएगा। यहां पे कहने का तात्पर्य होता है कि जिस एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है उस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यूपी में जो आप इतिहास पढ़ रहे हो दिल्ली पुलिस के लिए अलग हो जाएगा, या फिर जो दिल्ली पुलिस के लिए आप इतिहास पढ़ते हो वो यूपी में अलग हो जाएगा। इतिहास तो बेटा इतिहास ही रहेगा। बस एक चीज हो जाती है कि एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को वहां पे दिया जाता है कि भाई ये चीज तो छूटनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपका तारीफ के लिए शुक्रिया बहुत धन्यवाद आपका
ठीक है, लेकिन झूठ नहीं बोलती हूं मैं। अब ध्यान से सुनो। तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि भैया यहां ये कहानी बदल चुकी। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि मैम यहां पर जो कामागाटा मारू जहाज है, लिखिएगा कामागाटा मारू जहाज, ये आपका 23 मई 1914 को, 23 मई 1914 इस डेट को ये बेटा जी वैंकूवर पहुंचा। और वैंकूवर कहां पड़ता है? कनाडा की सीमा पर। अब ये पहुंच गया, ठीक है। तो आप कहोगे कि जैसे ये वैंकूवर पहुंचा, मैम इसको तुरंत कनाडाई पुलिस ने घेर लिया। कनाडाई पुलिस ने क्या कर लिया? कनाडाई पुलिस ने घेर लिया और कहा कि भाई जहाज को वापस लेकर जाओ, तुम्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। तुम्हें कनाडा में हम प्रवेश नहीं करने देंगे। अब यहां पे जो जहाज में बैठे लोग थे उन्हें तो गुस्सा आने लगा, ये क्या बात हुई भाई, हमें क्यों नहीं घुसने दोगे? 35 भारतीयों को तो तुमने घुसने दिया कि वो कानून तो खत्म हो गया, तुम्हें पता ही नहीं है। उस कानून को तो हम रद्द कर चुके हैं, तुम्हें ये पता ही नहीं है। अब यहां पे जो जहाज के लोग थे उन्होंने कहा हम अपने अधिकारों की बात करेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे वापस। तो उन यात्रियों के अधिकारों के लिए कमेटी बनाई गई, शोर कमेटी। उस कमेटी ने कहा यात्रियों घुसने दो, ये करने दो। सरकार ने कहा ये सब चीजें कुछ नहीं चलेगी भाई, आपको जाना होगा, आप कमेटी बनाओ, कमीशन बनाओ, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुरंत फिर यहां पे उस जहाज को आदेश आया कि इस जहाज को लेकर तुरंत बजबज आ जाओ। और जब जहाज को बजबज आने का आदेश मिला तो जहाज पहुंचा जापान, और जैसे जापान पहुंचा दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद जहाज जो है दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, जहाज कलकत्ता में एक जगह है बजबज, वहां पे पहुंचा, वहीं आने का आदेश था उसको। अब जैसे ही वहां पहुंचा तो वहां पे यात्री तो गुस्से में भरे बैठे थे, यात्रियों और पुलिस के बीच में झगड़ा हुआ जिसमें कुछ यात्री मारे गए और कुछ यात्री फरार हो गए। तो ये थी पूरी घटना। अब इसको लिख लो, ठीक है। तो कामागाटा मारू जहाज आपका कनाडाई पुलिस ने क्या कर लिया? यहां पे घेर लिया। अब जैसे ही घेर लिया तो बेटा जी इस जहाज में कौन बैठा था? तो आप कहोगे जहाज में बैठे यात्री, जहाज में बैठे यात्री बीच में फंस गए, बीच में फंस गए कि भैया आप क्या करें, फंस गए। अब जब ये बीच में फंस गए तो यात्रियों के अधिकारों के लिए शोर कमेटी का गठन किया गया। शोर कमेटी का क्या किया गया? गठन। लेकिन कोई मतलब होने वाला था नहीं। शोर कमेटी का क्या किया गया बेटा? आप कहोगे कि मैम शोर कमेटी का गठन किया गया, लेकिन इन्होंने कितना भी प्रयास किया, चाहे कमेटी बनाओ इन्होंने कहा, चाहे कमीशन बनाओ, अब ये हुआ, लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ? जहाज को कनाडाई सीमा से बाहर होना पड़ा। कनाडाई सीमा से बाहर होना पड़ा, यानी उसे परमिशन नहीं मिली, बाहर निकल गया, ठीक है। कनाडाई सीमा से बाहर होना पड़ा। अब जब ये जहाज वापस जा रहा था तो ये जो जहाज है ये कहां पर पहुंचा? ये जहाज मैम याकोहामा, याकोहामा जो कहां पड़ता है? जापान। याकोहामा पहुंचते ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जहाज को कलकत्ता आने का आदेश दिया गया, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? शुरू, सॉरी प्रथम विश्व युद्ध, आई एम सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, प्रथम विश्व युद्ध, सॉरी।
प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि 1914 में तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो कब से कब तक चला था मैम? 1914 से 1918। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ। अब युद्ध तो शुरू हो गया, ठीक है। जापान 1914 से 1918, अंग्रेजी सरकार ने, लिखना इसके बाद लिखना, अंग्रेजी सरकार ने जहाज को कलकत्ता आने का आदेश दिया। कलकत्ता आने का आदेश दिया कि जहाज को लेकर तुरंत कलकत्ता आ जाइए, यह आदेश दे दिया। ठीक है, कलकत्ता आने का आदेश दिया। अब देखिए 27 सितंबर 1914, 27 सितंबर 1914 जहाज बजबज पहुंचा। बजबज कहां पड़ता है? कलकत्ता में। जहाज बजबज पहुंचा, और जैसे ही ये यहां पर पहुंचा तो पहुंचने के बाद क्या हुआ? अंग्रेजी पुलिस और यात्रियों के बीच मुठभेड़ हुई, मतलब झगड़ा हुआ। मुठभेड़, सिंपल भाषा में कह सकते हैं झगड़ा। मुठभेड़ हुई, और जब मुठभेड़ हुई तो पुलिस लड़ रहे हैं और यात्री क्यों? पहले से ही गुस्से में बैठे हैं, दिमाग खराब है उनका। ठीक है, मुठभेड़ हुई या फिर संघर्ष हुआ या फिर झगड़ा हुआ, आप कोई भी वर्ड यहां लिख सकते हो। अब यहां पे जब मुठभेड़ हुई तो आखिर यहां पे क्या हुआ? तो बेटा जी आप ध्यान रखेंगे कि आपके इसमें, इस मुठभेड़ में 18 यात्री मारे गए। 18 यात्री मारे गए, कितने में से? 376 में से। और 202 गिरफ्तार हुए, और बाकी भाग गए। तो ये था कामागाटा मारू जहाज वाला प्रकरण। ठीक है, बात समझ में आई? ये था पूरा आपका यहां पे स्टोरी। ठीक है, सौरभ कह रहे हैं आज मेरा बर्थडे है, आपने विश नहीं किया। हैप्पी बर्थडे सौरभ बेटा, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे मेरी तरफ से और हमारे पूरे RW परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं ईश्वर करे आपको वो आपकी मंजिल जरूर मिले, और जल्दी ही मिले, है ना? बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? तो आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा मैटर था कनाडा में एंट्री को लेकर। हाँ अंगद दिया हुआ होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 22 ज्यादा माना जाता है। बात समझ में आई यहां तक? कोई दिक्कत? अब एक आपका क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी में पूछा गया ये क्वेश्चन है, और आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं तो आप लिखेंगे एक हेडिंग जिसे हम कहते हैं नौजवान सभा। अब मैम यूपी में क्या क्वेश्चन पूछा गया है नौजवान सभा से? यूपी में क्वेश्चन पूछा गया है कि नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान सभा। अब नौजवान मतलब जो यूथ होता है। ये नौजवान सभा प्यारे बच्चे आपके क्रांतिकारी भगत सिंह जी ने इसको बनाया था, और इसमें यूथ को जोड़ा था उन्होंने। यूथ मतलब जो युवा होते हैं,
वो चाहते थे कि मैं यूथ को जोड़कर, मैं युवाओं को जोड़कर एक ऐसे इन युवाओं के अंदर इस देश के प्रति जो आपकी देश के प्रति जो भावना है उसको जागृत करूं। देश के लिए जो राष्ट्रीय भावना है उसका उसके अंदर जागृत होना जरूरी है, तभी युवा हमारा साथ देगा। तो भगत सिंह जी ने युवाओं को जोड़कर उनके अंदर राष्ट्रीय भावना को जागृत किया और इसीलिए इस नौजवान सभा को उन्होंने बनाया था। और अगर मैं यहां पे बात करती हूं नौजवान सभा की प्यारे बच्चे, तो इसकी सबसे पहले आप लिखेंगे स्थापना। और यह स्थापना की गई थी मार्च 1926 में। कहां पर? आप कहोगे पंजाब में। ठीक है, आप कहोगे पंजाब में। इसमें आपके संस्थापक कौन थे? तो जो मेन फाउंडर थे बेटा जी, उनका नाम मैं अभी आपको बता चुकी हूं, भगत सिंह जी। और इसमें इनका साथ दिया था छबील दास जी ने एवं यशपाल जी ने। और इनके साथ कौन था? तो बेटा जी छबील दास जी एवं यशपाल जी, ये इन्होंने इनका साथ दिया था, लेकिन मेन फाउंडर थे आपके भगत सिंह जी। छबील दास जी और मैम यशपाल जी, इन्होंने इनका इसमें साथ दिया था। उद्देश्य मैंने आपको बताया, देशभक्ति की भावना को युवाओं के अंदर जागृत करना। ऑब्जेक्टिव था, लिखिएगा, देश के नव युवकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर, देश के नव युवकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर किसान और मजदूर राज्य की स्थापना। किसान और मजदूर राज्य की स्थापना करना। देश के नव युवकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर किसान और मजदूर राज्य की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य था। यानी यूथ में जब हम भावना भरेंगे देशभक्ति की, राष्ट्रीय भक्ति की, तभी जाकर यूथ को ये पता चलेगा कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि भाई यहाँ उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सही है कौन गलत है, उन्हें समझाना ज़रूरी है। जब तक ये देशभक्ति की भावना उनके अंदर पैदा नहीं होगी, तब तक हम यहाँ पे अपने देश को आज़ाद नहीं करवा पाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि यूथ प्यारे बच्चे किसी भी देश की पूंजी होती है, कैपिटल होती है यूथ। तो ये नौजवान सभा इन्होंने क्यों बनवाया था, ये आपको समझ आ गया है? आ गया है तो एक बार थम्स अप करें। ये था आपका नौजवान सभा। अब प्यारे बच्चे एक आपने नाम सुना होगा और काफी सुना होगा, जिसे आप कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। पहले मैं पूरा लिख लेती हूं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं HRA। और ये क्या है? एक क्रांतिकारी संगठन। ये क्या है? एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। और इस HRA की बात करेंगे, स्थापना कब हुई, किसने की? ठीक है, लिखिएगा HRA स्थापना अक्टूबर 1924 में, और बेटा जी कानपुर में हुई थी। कानपुर कहां पड़ता है? यूपी में। अक्टूबर 1924 कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक तो हम कह सकते हैं मैम सचिंद्र सान्याल जी के नेतृत्व में। सचिंद्र सान्याल जी के नेतृत्व में
इनकी लीडरशिप में इसे किया गया था स्थापित। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके सक्रिय सदस्य यानी एक्टिव मेंबर्स कौन थे? जो इसमें सक्रिय सदस्य थे यानी कि एक्टिव मेंबर्स, तो देखो लिखना, सबसे पहला नाम राम प्रसाद बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, योग और आपका अशफाक उल्ला खां जी, अशफाक उल्ला खां जी, चंद्रशेखर आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद जी, ठीक है, बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां जी और अशफाक उल्ला खां जी और आपके चंद्रशेखर आजाद जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी, और बेटा जी रोशन सिंह जी, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख लो, इतना इनफ है। ठीक है, अब ये लोग जो हैं यहां पे क्या करेंगे मैम? ये लोग मिलकर जो इस संगठन में जुड़े हुए हैं, ये सारे लोग मिलकर करेंगे, एक अंग्रेजों की ट्रेन जाएगी, उसमें अंग्रेजों का माल रखा हुआ होगा। मतलब एक तरीके से अंग्रेजों का उसमें क्या होगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैम अगले अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजों का माल ट्रेन के अंदर रखा है और वो ट्रेन जो है वो सहारनपुर से चलकर जा रही है लखनऊ की तरफ। अब सहारनपुर और लखनऊ से जब वो ट्रेन सहारनपुर से निकल के लखनऊ की तरफ जा रही है तो बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है काकोरी, लखनऊ से कुछ दूरी, मतलब लखनऊ से कुछ पहले वो पड़ती है। तो उसी जगह पर ये एचआरए के सदस्य पहुंच जाएंगे और उस ट्रेन के अंदर जो अंग्रेजों का माल रखा हुआ है उसको ये लूट लेंगे। उसी को आप इतिहास में कहते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान, जो कि 9 अगस्त 1925 को एचआरए के सदस्यों के द्वारा किया गया था। तो उसमें क्या किया गया था मैम? एक ट्रेन को लूटा गया था, उसी को हम इतिहास में कहते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। अब जब ये लोग लूट लेंगे तो उसमें क्या होगा कि 4 लोगों को फांसी हो जाएगी। और वो 4 लोग कौन होंगे मैम? वो 4 लोग होंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां जी, और हम कहेंगे राजेंद्र लाहिड़ी जी और आपके रोशन सिंह जी। इन 4 लोगों को फांसी हो जाएगी। चंद्रशेखर आजाद जी फरार हो जाएंगे और आपके फिर उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद जी जब फरार हो जाएंगे तो आपके चंद्रशेखर आजाद जी एक ऐसे व्यक्ति रहे जिसे कभी भी आपकी अंग्रेजी सरकार नहीं पकड़ पाई या अंग्रेजी पुलिस नहीं पकड़ पाई। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे कि यहां पर ये इसके एक्टिव मेंबर्स हैं और एक्टिव मेंबर्स हैं तो ये लोग अब क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा मैम। अब हम एक हेडिंग देंगे काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था मैम 9 अगस्त 1925 को, जिसमें क्या किया गया था, जिसमें मैम एचआरए के सदस्यों द्वारा, एचआरए के सदस्यों द्वारा ट्रेन को लूटा गया, ट्रेन को लूटा गया। किसके नेतृत्व में? राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में। राम प्रसाद बिस्मिल जी लीडरशिप कर रहे थे यहां पे इस ट्रेन को लूटते समय, तो इनके नेतृत्व में। अब देखो इसको डायग्राम बनाते हैं। पहले हम लिखेंगे सहारनपुर, कहां पड़ता है? यूपी में मैम। सहारनपुर, यहां से चलेगी मैम एक ट्रेन, ट्रेन बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों बनाए हैं ये 8? क्योंकि ये 8 डाउन ट्रेन थी, 8 डाउन ट्रेन यानी 8 डब्बों की ट्रेन थी।
ठीक है। अब ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन चल रही है और ये ट्रेन चलकर पहुंची एक जगह पड़ती है काकोरी। और इस ट्रेन को कहां जाना था मैम? जाना था लखनऊ। लेकिन यहां पे एक जगह पड़ती है काकोरी, और काकोरी में ही क्या किया गया? ट्रेन को लूटा गया। ट्रेन को लूटा गया किसके द्वारा? एचआरए के सदस्यों द्वारा। और यह घटना कब हुई? 9 अगस्त 1925 को। 8 डब्बों की यह ट्रेन थी और इसमें क्या था? अंग्रेजी खजाना। ठीक है। ट्रेन के अंदर क्या था मैम? इस ट्रेन के अंदर था अंग्रेजी खजाना। ट्रेन के अंदर अंग्रेजी खजाना, और इसी अंग्रेजी खजाने को लूटा था। ठीक है। कितने डब्बों की ट्रेन थी? 8 डाउन ट्रेन थी मैम ये। अब क्या हुआ आगे फिर? अब ये खजाना लूटा, तो अब इसमें क्या किया गया? इसमें 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें क्या किया गया? 29 लोगों को गिरफ्तार। और इनमें से बेटा जी 4 को हुई फांसी। 4 को फांसी। कौन कौन थे वो? राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां जी, रोशन सिंह जी, और बेटा जी राजेंद्र लाहिड़ी जी। राजेंद्र लाहिड़ी जी। और लास्ट में लिखना चंद्रशेखर आजाद जी हो गए फरार। चंद्रशेखर आजाद जी क्या हो गए? फरार। ये इस केस में बचकर निकल गए। फरार होने का मतलब है पुलिस की पहुंच से बाहर हो गए। ठीक है। तो आप कहोगे कि एचआरए के सदस्यों ने लूटा था सरकारी वो जो इसमें अंग्रेजों का खजाना था, और इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 4 को फांसी दे दी गई थी। अब बेटा जी अगर हम बात करते हैं कहां कहां फांसी दी गई थी, तो राजेंद्र लाहिड़ी जी को गोंडा जेल में, इनको दी गई थी गोंडा जेल में। गोंडा जेल में। रोशन सिंह जी को इलाहाबाद, जिसे आज आप कहते हैं प्रयागराज। प्रयागराज। ठीक है। तो आप कहेंगे राजेंद्र लाहिड़ जी को गोंडा जेल में, और आपके रोशन सिंह जी को इलाहाबाद जेल में, और बेटा जी राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में। गोरखपुर जेल में। और जो आपके अशफाक उल्ला खां जी हैं, इनको दी गई थी बेटा जी आपका फैजाबाद में। ठीक है। फैजाबाद में। फैजाबाद में। तो ये था बेटा जी काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। और इधर लिख लेना साइड में, आप चाहे नीचे लिख लेना, मैं साइड में लिख देती हूं। इसके बाद एचआरए को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद क्या हो गया? एचआरए समाप्त हो गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अंत हो गया। ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? ये समझ में आ गया?
क्लियर? अब आगे देखिए, अब HRA तो खत्म हो गया, लेकिन अब बना HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नाम वही था, केवल इसमें क्या जुड़ गया? सोशलिस्ट वर्ड जुड़ गया। रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसे कहते हैं आप HSRA। इसकी स्थापना और इसके संस्थापक, पहले हम ये जान लेते हैं, फिर इसने HSRA ने क्या क्या किया ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां पे HSRA की स्थापना 10 सितंबर 1928 को, 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला मैदान कहां पड़ता है? ये दिल्ली में। इसमें जो संस्थापक सदस्य थे बेटा, एक तो आपके क्रांतिकारी भगत सिंह जी, और इसमें इनके साथ थे चंद्रशेखर आजाद जी। ये इनके साथ आकर यहां पर जुड़ गए। ठीक है, अब बेटा जो HSRA बना है, तो ये भी क्या है? क्रांतिकारी संगठन है, ये भी रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। और इस क्रांतिकारी संगठन ने क्या किया? 3 घटनाओं को अंजाम दिया, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। 3 घटनाओं को अंजाम। पहला, सैंडर्स की हत्या। ये सैंडर्स कौन था? इसकी हत्या क्यों की गई थी? अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले लिख लो कि घटनाएं कौन कौन सी थी। सैंडर्स की हत्या, दिल्ली असेंबली बम कांड, दिल्ली असेंबली बम कांड। और तीसरा, लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस। ये 3 घटनाएं आपकी किससे जुड़ी हुई हैं? मैम, HSRA से जुड़ी हुई हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हम एक हेडिंग देंगे, सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या, और ये हुई थी बेटा जी 1928 में। पूरी डेट अगर हम अभी लिखेंगे पूरी डेट भी, पहले आप सुनिए कहानी। बेटा अगर हम बात करते हैं कि हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर सैंडर्स कौन था और इसकी हत्या क्यों की गई थी, तो बेटा ध्यान से सुनना, बोर्ड से अपनी नजर मत हटाना। आपको मैं बता दूं बेटा जी, आया था 1919 का अधिनियम, जो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ 1919। और इस 1919 के अधिनियम में क्या किया गया था कि जो आपके प्रांत थे, यानी कि प्रोविंस, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। द्वैध शासन, जिसे हम कहते हैं डायरकी रूल, डायरकी रूल। द्वैध शासन की क्या हुई थी? शुरुआत। प्रांतों में हुई थी द्वैध शासन की शुरुआत। अब ये जो द्वैध शासन था,
ये प्रांतों में जो द्वैध शासन था बेटा जी, ये हो गया था विफल, यानी कि फेल हो गया था। और इस एक्ट में एक बात लिखी हुई थी, इस एक्ट में एक उपबंध था, एक प्रोविजन था, और वो उपबंध या प्रोविजन क्या था? ये था कि भाई 10 वर्षों के बाद इस अधिनियम से होने वाले सुधारों के लिए, होने वाले सुधारों की समीक्षा के लिए, समीक्षा मतलब रिव्यू करना, सुधारों की समीक्षा के लिए, फॉर रिव्यू ऑफ रिफॉर्म्स, फॉर रिव्यू ऑफ रिफॉर्म्स, फॉर रिव्यू ऑफ रिफॉर्म्स, सुधारों की समीक्षा के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा, एक कमीशन का गठन किया जाएगा। यह इसमें एक प्रोविजन था कि 10 साल बाद हम देखेंगे कि 10 सालों में इस अधिनियम ने कितना रिफॉर्म, कितना सुधार किया है, इसका रिव्यू हम लेंगे, इसका हम रिव्यू लेंगे। अब करना कब था? 10 साल बाद। लेकिन अंग्रेजों के सामने ऐसी मजबूरी आ गई कि उन्हें 1927 में ही, जैसे 10 साल बाद तो 1919 में अगर तुम 10 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? मैम ये तो 1929 बन जाएगा। यानी 1929 में ये कमीशन बनाने वाले थे, लेकिन 1927 में ही बनाना पड़ा। क्यों मैम? क्योंकि प्रांतों में जो इन्होंने ये द्वैध शासन, जो डायर की रूल, जिसमें क्या किया जाता है कि जो विषय होते हैं जिन पर कानून बनते हैं, उन विषयों को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया था। 2 भागों में, आपने ये पॉलिटी में पढ़ा होगा, सबने ये एक्ट बहुत अच्छे से डिफाइन किया होगा। जितना हिस्ट्री में इसका काम है मैं बता देती हूं। तो 1919 का जो ये अधिनियम था, ये जो प्रांतों में द्वैध शासन था, इसमें विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और मैम हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित 2 विषयों में इन्हें बांटा गया, मतलब आपके रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। लेकिन ये प्रांतों में आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये फेल हो गया। और जब ये फेल हो गया तो अंग्रेजी सरकार को मजबूर होकर 1927 में एक कमीशन बनाना पड़ा, जिसे आप इतिहास में साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? अब यहां पे ये फेल हुआ। लिखना प्रांतों में द्वैध शासन विफल होने के कारण प्रांतों में द्वैध शासन विफल होने के कारण 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का किया गया गठन किया गया। तो कब किया गया मैम? 8 नवंबर 1927, यानी कि 2 साल पहले ही कर दिया। 1929 में करना था, लेकिन 1927 में ही मैम करना पड़ गया। ठीक है, अब इसे साइमन कमीशन क्यों कहते हैं? तो बेटा ये जो साइमन कमीशन है, इस कमीशन का जो अध्यक्ष था, जो चेयरमैन था, उसका नाम था जॉन साइमन। और ये कौन था? एक अंग्रेज। और इसके साथ इसमें 6 अन्य सदस्य थे। 6 अन्य सदस्य, यानी अदर मेंबर्स कितने हो गए? 6 हो गए। तो अगर हम बोले तो टोटल कितने हो गए मैम? टोटल हो गए 7। और ये सातों के सातों कौन थे? अंग्रेज। सातों कौन थे मैम? अंग्रेज। और क्योंकि ये सातों अंग्रेज थे, इसीलिए इसे कहा गया
इसीलिए इसे लिख लेना, सातों सदस्य कहते थे अंग्रेज, इसीलिए इसे कहा गया व्हाइट कमीशन, या फिर मैम हम कह सकते हैं श्वेत आयोग। व्हाइट कमीशन या श्वेत आयोग कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि मैम सातों के सातों अंग्रेज। अब गजब की बात देखो, अधिनियम किसने बनाया? अंग्रेजों ने। अधिनियम फेल हुआ तो रिव्यू कौन कर रहा है? अंग्रेज। भैया भारतीयों का क्या अस्तित्व है? अधिनियम किसके लिए बना रहे हो? भारत के लिए, भारतीय शामिल नहीं। अधिनियम का रिव्यू करवा रहे हो, भारतीय शामिल नहीं। तो हमारे भारतीयों ने क्या कहा? हमारे भारतीयों ने कहा कि भैया हमें तुम्हारा ये कमीशन मंजूर नहीं है, इस कमीशन को तुम वापस लेकर जाओ हमारे देश से, और कहा गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये कोई बात होती है? कानून भी तुम बना रहे हो, रिव्यू भी तुम कर रहे हो, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। और आपको बता दूं कि इस कमीशन के जो सातों सदस्य थे, सातों सदस्य अंग्रेज, यही भारत में इसके विरोध का कारण। सातों सदस्य अंग्रेज, और यही क्या था? यही भारत में इसके विरोध का कारण, इसके विरोध का कारण था कि हम कहां पर हैं, हमारा क्या अस्तित्व है, हमें कहां पर तुम पूछ रहे हो? तुम तो सारा, तुम्हारा एक्ट है, तुम्हारा सब कुछ है, तुम तो सब सही बताओगे। तो यहां पे यही इसके विरोध का कारण था कि सातों के सातों सदस्य कौन थे? तो आप कहोगे मैम अंग्रेज थे, और इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। भारतीयों ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसके बाद भी बेटा जी साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा, और जैसे ही ये बंबई पहुंचा, क्या बोला गया? बंबई पहुंचा, नारे लगाए गए गो बैक साइमन, नारे लगाए गए गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। बोला साइमन वापस जाओ, तुम्हारी यहां पर कोई जरूरत नहीं है, तुम यहां से वापस जाओ। और जब पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा था, तो बेटा जी आपको मैं बता दूं कि इस साइमन कमीशन का विरोध पंजाब में भी हो रहा था। कहां पर? पंजाब में। और यहां पंजाब में विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय जी, लाला लाजपत राय जी। ये कहां पर विरोध कर रहे थे? मैम पंजाब में विरोध कर रहे थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लाला लाजपत राय जी को क्या कहा जाता है? शेर ए पंजाब भी इनको कहते हैं। अब जब यहां पंजाब में विरोध हो रहा था, तो बेटा जी इस समय पर पंजाब में हुआ करता था एक पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक जिसका नाम था स्कॉट। पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने लाठी चार्ज के आदेश दे दिए, लाठी चार्ज का आदेश दिया, जिसमें लाला लाजपत राय जी की, जिसमें लाला लाजपत राय जी, जिसमें लाला लाजपत राय जी घायल हो गए, और 17 नवंबर 1928, जिसमें लाला लाजपत राय जी घायल हो गए, और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई।
तो कारण कौन था मृत्यु का? मैम स्कॉट, क्योंकि इस स्कॉट ने ही आदेश दिया था लाला लाजपत राय जी को मारने का। तो अब यहां पे जो स्कॉट है इससे लेना है एक्चुअली बदला, लेकिन गलती से मर जाएगा सैंडर्स। तो अब यहां पे स्कॉट इनकी मृत्यु का कारण है। तो जो आपके HSRA के सदस्य हैं, HRA के सदस्य ये लेंगे बदला, बदला लेंगे किससे? स्कॉट से, स्कॉट से। लेकिन स्कॉट की जगह कौन मारा जाएगा? सैंडर्स। ठीक है, तो इससे बदला लेंगे। तो इसके लिए क्या किया? बदला लेंगे स्कॉट से। स्कॉट को मारने का निश्चय किया, मारने का निश्चय किया, लेकिन इसकी जगह लेकिन इसकी जगह 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी। अब किस किसने गोली मारी थी? इसमें बेटा जी शामिल थे भगत सिंह जी, सुखदेव जी, ये सब HSRA के सदस्य हैं। सुखदेव जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी और बेटा जी चंद्रशेखर आजाद जी। इन सब ने भगत सिंह जी का यहां पर साथ दिया था। और इस केस में ये अभी नहीं पकड़े गए, ये हो गए सारे फरार। तो कौन मरा? सैंडर्स मरा, लेकिन मैम ये गलती से मरा था। सैंडर्स कौन था मैम? सैंडर्स की मृत्यु का इन्हें पछतावा हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस सैंडर्स ने, जब आपको पहले तो ये जानो ये था कौन, तो ये उस समय आपका पंजाब में सहायक पुलिस अधीक्षक था, सहायक पुलिस अधीक्षक। ऑर्डर्स दिए थे स्कॉट ने और ऑर्डर्स को फॉलो किया था इस सैंडर्स ने। तो वो पुलिस अधीक्षक था और ये सहायक पुलिस अधीक्षक था। ऑर्डर्स स्कॉट ने दिए थे, मारना स्कॉट को ही था इन लोगों को, लेकिन इसने उन ऑर्डर्स को फॉलो किया था सैंडर्स ने। अब इस केस में ये लोग क्या हो गए मैम? इस केस में ये लोग जो है हम कह सकते हैं कि बच गए। अभी इस केस में कोई भी नहीं पकड़ा गया। ये सब हां 1 महीने में बदला ले लिया, बिल्कुल गगन पंडित जी, 1 महीने में बदला ले लिया। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि उसके बाद में ये सदस्य शांत नहीं बैठे और इन्होंने क्या किया? असेंबली बम कांड। और ये असेंबली बम कांड कहां पर हुआ था बेटा जी? ये किया इन्होंने दिल्ली में। असेंबली बम कांड कहां पर होगा? दिल्ली में। और इसमें क्या किया? ये हुआ कब था? पहले ये लिखो, 8 अप्रैल 1929। अब यहां पे असेंबली में बम क्यों फेंका था? आखिर बम फेंकने का क्या कारण था? क्यों हमारे क्रांतिकारी बम फेंक रहे थे? तो आप ध्यान से सुनेंगे। असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? लिखना, केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी द्वारा
बम फेंका गया, बम फेंका गया। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से। बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, किसी को मारना नहीं था। बल्कि बहरे कानों तक आवाज पहुंचाना था, आवाज पहुंचाना था। मैम, बहरे कानों तक आवाज पहुंचाना था, इसका क्या मतलब है? बहरे कानों तक आवाज पहुंचाना था, इसका क्या मतलब है? ये किस आवाज को पहुंचाना चाहते थे? आखिर ये जो बम फेंका गया था, जब किसी को मारना नहीं था तो क्यों फेंका गया था? और भगत सिंह जी गए तो बाकी कोई लोग क्यों नहीं गए? आपको बता दूं कि जब ये बम कांड की प्लानिंग हो रही थी तो चंद्रशेखर आजाद जी ने भगत सिंह जी से कहा कि भाई तुम मत जाओ, इस काम को मैं करता हूं, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो सैंडर्स वाला केस खुल जाएगा, और केस खुल गया तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन भगत सिंह जी ने कहा कि नहीं भैया, बम तो मैं ही फेंकूंगा, बम तो मैं ही फेंकूंगा, और मैं खुद जाऊंगा बम फेंकने। भगत सिंह जी जानते थे कि वो पकड़े जा सकते हैं और उन्हें फांसी भी हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद जी भी ये बात जानते थे, तभी उन्होंने भगत सिंह जी को मना किया था, लेकिन भगत सिंह जी नहीं माने। और मैम, आखिर ऐसा क्या था कि इन्हें बम फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ा? बम फेंकने का उद्देश्य जब किसी को मारना नहीं था तो किस चीज की आवाज ये पहुंचाना चाहते थे? तो बेटा ध्यान से सुनो, आपको बता दूं कि ये जो केंद्रीय विधानसभा है, इस केंद्रीय विधानसभा में चल रही थी चर्चा, यानी कि डिस्कशन। और किस चीज पर डिस्कशन चल रहा था? तो एक था प्यारे बच्चे, आपका कह सकते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल। एक तो इस पर चर्चा चल रही थी। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट। एक तो चल रहा था पब्लिक सेफ्टी बिल पर, पब्लिक सेफ्टी बिल बेटा, और एक लिखिएगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। अब ये बिल ऐसे क्या थे कि भाई जो इन पे ऑब्जेक्शन था? तो प्यारे बच्चे ध्यान से सुने, पब्लिक सेफ्टी बिल में कहा गया कि हम किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संदेह के आधार पर गिरफ्तार। मतलब अगर हमें डाउट होगा, अंग्रेजी सरकार को डाउट होगा कि कोई हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो हम उसे क्या कर देंगे? हम उसे खत्म कर देंगे, सॉरी, हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे, और गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। और जेल में कितने दिन रखोगे भैया? कोई मतलब नहीं, कभी तक भी रख सकते हैं। HSRA के सदस्य कहने लगे पागल वागल हो गए हो, ऐसा कोई बिल नहीं आएगा, लेकिन ये नहीं माने। दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इसमें क्या किया गया था?
मजदूर के अधिकारों को छीना जा रहा था, मजदूर के अधिकारों को छीना जा रहा था। कहा जा रहा था कि कोई भी मजदूर मालिक के खिलाफ नहीं जाएगा, कोई मजदूर हड़ताल नहीं करेगा। तो इन्होंने कहा अच्छा भैया। अब HSRA के सदस्यों ने इन बिल के आने से पहले ही ऑब्जेक्शन किया, लेकिन ये लोग नहीं माने। तो HSRA के सदस्यों ने क्या कहा? HSRA के सदस्यों ने कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर अब हमने तुम पे बम फेंकना पड़ेगा, तभी तुम्हारे कानों में हमारी आवाज जाएगी और तुम इन बिलों को पास नहीं करोगे। तो बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं, बल्कि इस केंद्रीय विधानसभा में जो अंग्रेज बैठे हैं उन्हें अपनी आवाज पहुंचाना है। और आप एक चीज ध्यान रखना कि ये तो आपको पता चल गया कारण क्या था, और लिखना बम फेंकते समय भगत सिंह जी ने कहा, भगत सिंह जी ने क्या कहा? भगत सिंह जी ने कहा इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया किसने? मैम भगत सिंह जी ने। कब? जब ये असेंबली बमकांड उन्होंने किया था। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो नारा है इंकलाब जिंदाबाद, इसका सृजन किसने किया है, यानी इसको क्रिएट किसने किया है? तो सृजन करने वाले हैं हसरत मोहानी जी, लेकिन इसको प्रसिद्ध करने वाले हैं आपके भगत सिंह जी। फेमस किया भगत सिंह जी ने, इसको क्रिएट किया हसरत मोहानी जी ने, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पे ये दोनों लोग पकड़े गए, भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी इसमें पकड़े गए। तो यहां पे क्या हुआ लिखना, इस केस में भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी को उम्र कैद की सजा हुई। बटुकेश्वर दत्त जी, इनको हुई उम्र कैद की सजा, उम्र कैद की सजा। और बेटा कल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, लेकिन हमने तो मैम पढ़ाया भी भगत सिंह जी को फांसी हुई थी, इस केस में नहीं। अब अंग्रेजी सरकार पूरा खोद के निकालेगी इनके बारे में। और जो सैंडर्स की हत्या हुई है, अंग्रेजी सरकार को शक है कि यह हत्या भगत सिंह जी ने ही की है। तो अब यहां पे ये जो आपकी हत्या हुई थी ना, इस हत्या को पता है क्या बोलते हैं? गोली मारकर जो हत्या की थी, इसे कहते हैं लाहौर षड्यंत्र। तो अब ये जो लाहौर षड्यंत्र हुआ था, इसको लेकर केस चलेगा, इसको लेकर कार्यवाही चलाएगी अंग्रेजी सरकार, खोलेगी इस केस को दोबारा, और तब आपके भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी की सजा होगी लाहौर षड्यंत्र केस में। और चंद्रशेखर आजाद जी फरार रहेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु, वो भले ही पुलिस की पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी की फांसी से पहले ही भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु हो जाएगी प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में। तो ये सब हम पढ़ेंगे कल, और कल ही फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। पूजा इतनी देर से बोल रही हैं HSRA की हिंदी क्या है। पूजा जी, HSRA को हिंदी में भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बोलते हैं, और HSRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बोलते हैं। हिंदी भी वही है और इंग्लिश भी वही है। तो आज के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।